आधुनिक विश्व के इतिहास में आप सबका स्वागत है। आज हम फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत तृतीय चरण का अध्ययन करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने द्वितीय चरण के अंतर्गत ये देखा कि किस प्रकार नेशनल कन्वेंशन के अंदर जैकोबिन्स ने एक प्रकार से सत्ता हथिया ली थी और किस प्रकार उन्होंने एक आतंक के राज की स्थापना की और उस आतंक के राज के बाद में एक वहाँ पर अंतिम जो आतंक के राज का मुखिया था रॉबस्पियर, उसको भी पराजित कर दिया गया और उसके हाथ से सत्ता ले ली गई और उसके बाद एक नए संविधान का निर्माण किया गया और उस संविधान के अंतर्गत जो कार्य हुआ वो कार्य डायरेक्टरी के अंतर्गत किए गए कार्य के अंतर्गत माना जाता है, क्योंकि उस संविधान में मुख्य जो कार्यकारी शक्ति थी वो शक्ति 5 चुने हुए डायरेक्टर्स के हाथ में दी थी, इसलिए इसे डायरेक्टर्स का काल माना जाता है और इसे ही फ्रांस की क्रांति का तृतीय काल या तृतीय चरण माना जाता है। जो आतंक के राज के बाद में नया संविधान बना वो गणतंत्र के तीसरे वर्ष का संविधान कहलाता है, क्योंकि वो गणतंत्र के तीसरे वर्ष बनाया गया था और इस संविधान के अनुसार 2 सदनों का निर्माण किया गया, जिसमें एक निम्न सदन थी जिसके सदस्यों की संख्या 500 थी और इसलिए इस सदन को 500 का सदन भी कहा जाता था। दूसरा एक सदन और था जो उच्च सदन माना गया और इसके सदस्यों की संख्या 250 थी और इसे पुरातनों का सदन भी कहा जाता है। इसे आप काउंसिल ऑफ 500 एंड काउंसिल ऑफ एंशिएंट्स के नाम से जान सकते हैं। साथ ही जो मुख्य कार्यकारी शक्ति जिसको दी गई उसे एक डायरेक्टर्स का बोर्ड बनाया गया, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था, जिसे निदेशक मंडल आप हिंदी में समझ सकते हैं। और इन निदेशकों का चुनाव विधायक का द्वारा किया जाना था। पीछे हमने फ्रांस की क्रांति के द्वितीय चरण में ये देखा कि किस प्रकार से नेशनल कन्वेंशन में जो आतंक का राज स्थापित हुआ, उस आतंक के राज में फ्रांस की सत्ता कुछ समय के लिए एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो गई थी। वो व्यक्ति था रॉबस्पियर। और रॉबस्पियर ने जितने हत्याकांड किए और इतने हत्याकांड किए कि उस पूरे काल को ही हम आतंक का राज कहते हैं, तो उस आतंक के राज में किए गए कारनामों को ध्यान में रखते हुए जो नया संविधान बनाया गया उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि सत्ता किसी भी एक आदमी के हाथ में नहीं चली जाए। अगर सत्ता किसी एक आदमी के हाथ में चली जाएगी तो फिर से जो रॉबस्पियर ने किया वैसा ही समय देखने को मिल सकता है, अर्थात एक निरंकुश व्यक्ति के हाथ में सत्ता जा सकती है और वह निरंकुश व्यक्ति फ्रांस की जनता के लिए बहुत ही अहितकारी निर्णय ले सकता है, जैसा कि पीछे उन्होंने देखा। अर्थात संविधान निर्माताओं ने इतिहास में जो कुछ हुआ विगत घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया कि शासन सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं देकर कुछ लोगों की कमेटी के हाथ में दिया जाए और इसलिए इस संविधान में, गणतंत्र के तीसरे वर्ष के संविधान में जो सत्ता चलाने का कार्य था उसे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी निदेशक मंडल को दिया गया और इस प्रकार पीछे की घटनाओं से सबक लेने का ये प्रयास था और उन प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही इस प्रकार का निदेशक मंडल बनाया गया था। 26 अक्टूबर 95 को नेशनल कन्वेंशन भंग कर दिया गया और डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ।
यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जो विधायिका यानी 500 के सदन और जो इसके चुनाव होने थे विधायिका के, उसके लिए फ्रांस की समस्त जनता को मताधिकार नहीं दिया गया, अर्थात अब मताधिकार सीमित कर दिया गया और ऐसे व्यक्तियों को मत देने का अधिकार दिया गया जो भूमि कर देते थे या संपत्ति कर देते थे या फिर उनकी कुछ उनके पास कुछ आवास था। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो गरीब लोग थे उन गरीब लोगों को अपने मताधिकार से उन्होंने वंचित कर दिया गया, यानी संपत्ति विहीन व्यक्तियों को मताधिकार से दूर कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था और इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे फ्रांस के नागरिक मताधिकार से वंचित कर दिए गए। डायरेक्टर्स का जो चुनाव होना था वो डायरेक्टर्स का चुनाव विधायिका के द्वारा किया जाना था और इसके लिए जो 500 के सदस्यों की जो संस्था थी वो एक सीक्रेट बैलेट के द्वारा एक लिस्ट तैयार करना होता था उसको डायरेक्टर्स की और इसी प्रकार काउंसिल ऑफ एंशिएंट्स यानी पुरातनों की सभा को भी सीक्रेट बैलेट से जो डायरेक्टर्स की लिस्ट प्रोवाइड की गई थी उसमें से एक डायरेक्टर्स का चुनाव करना था और डायरेक्टर्स के लिए भी कुछ लिमिटेशंस रखी गई थी कि कम से कम वो 40 साल का हो और ये भी निर्धारित किया गया था कि जो ये डायरेक्टर्स हैं उन डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर इस निदेशक मंडल का मुखिया चुना जाएगा और वह केवल 1 वर्ष के लिए ही रहेगा, अर्थात प्रत्येक वर्ष के लिए एक नया जो है मुखिया इस डायरेक्टर्सों में चुनाया जाएगा। इस प्रकार से एक व्यवस्था की थी और व्यवस्था जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो इस बात को ध्यान में रख के की गई थी कि कोई भी व्यक्ति इतना अधिक निरंकुश या अधिनायक नहीं बन जाए जैसा कि रॉबस्पियर पीछे बन गया था। और इसलिए डायरेक्टर्स में भी जो उनका मुखिया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी उस मुखिया को परमानेंट मुखिया नहीं बनाया गया था, उसको उसमें भी ये व्यवस्था रखी गई थी कि हर साल उसमें से दूसरा डायरेक्टर उस प्रधान डायरेक्टर की जगह लेता था और इस प्रकार से हर साल नया डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिलता था। साथ ही संविधान में एक व्यवस्था ये भी की गई थी कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स किया जाए, यानी जो विधायिका और डायरेक्टर्स के अंदर जो अधिकारों का या शक्तियों का जो बंटवारा किया जाए। यही कारण था कि जो विधायिका में जो है टैक्सेशन की और विधायिका विधान कानून बनाने की शक्ति दी गई थी, परंतु इसमें डायरेक्टर्स का कोई रोल नहीं था। यहाँ तक कि ये डायरेक्टर्स और जो मिनिस्टर्स होते थे डायरेक्टर्स के नीचे, वो इन हाउसेस में बैठ ही नहीं सकते थे, ना बोल सकते थे। तो इस प्रकार से उनको एक अलग से पावर दिया गया था। तो इस सेपरेशन ऑफ पावर की सिद्धांत को यहाँ लागू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो विधायिका और जो कार्यपालिका है दोनों अलग अलग अपने अपने अधिकारों को रखते हुए फ्रांस के लिए कार्य करें। जो निर्देशक मंडल में 5 सदस्यों का प्रावधान किया गया था, उन 5 सदस्यों के जो चुनाव किए उसमें जो मेंबर्स बने वो थे 12। इनका आप चित्र आप दाएं साइड में ऊपर ही ऊपर देख सकते हैं। ये एक रॉबस्पियर का प्रबल विरोधी था और जब दांतों को उसने रॉबस्पियर ने गिलोटिन पर चढ़ाया था, तो उसके बाद में उसको डाउन करने का जो कार्य किया गया था, यानी रॉबस्पियर को भी पराजित करके गिलोटिन पर चढ़ाने का कार्य किया गया था, उसमें 12 का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा था, भूमिका रही थी। दूसरे जो डायरेक्टर चुने गए थे उनका नाम था लेपेक्स, जिनकी फ़ोटो आप लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर देख रहे हैं,
लेपेक्स एक गणतंत्रवादी व्यक्ति था और राजतंत्र का प्रबल विरोधी था। यही कारण है कि जब उसे अवसर मिला लुई 16 को पद से हटाने का और उसको रास्ते से हटाने का, तो उसने उसको फांसी दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। लेपेक्स कैथोलिक विरोधी भी था और वह फ्रांस में एक जो क्रिश्चियनिटी के अलावा एक नए प्रकार के धर्म का संचालन करना चाहता था। तीसरे डायरेक्टर थे जिनका नाम था रिबेल। रिबेल जिनकी फ़ोटो आप राइट साइड में मध्य में देख पा रहे हैं, विदेशी मामलों का विशेषज्ञ था और यह भी एक प्रकार से गणतंत्र समर्थक था, परंतु इसकी सोच मॉडरेट थी। वो है उग्र गणतंत्रवादी नहीं था। हालांकि गणतंत्र का समर्थक होने के कारण इसने राजा को जो फांसी दी गई थी उसका उसने समर्थन किया था, परंतु गणतंत्र में भी निरंकुशवाद का ये विरोधी था। इसीलिए इसने रोबस्पियर की निरंकुशता का विरोध किया। जहाँ तक डायरेक्टर्स यानी निर्देशक मंडल का मामला है, रिबेल ने 12 का सहयोग दिया। 12 का एक प्रकार से समर्थक था रिबेल। चौथा जो डायरेक्टर चुना गया उसका नाम था लिटोर्नियर। ये व्यक्ति जो फ्रांस की सेना का इंजीनियर्स ब्रांच थी, शाखा थी, उसमें कैप्टन रह चुका था, अर्थात हम कह सकते हैं कि इंजीनियर था और यह नौसेना के मामले में विशेषज्ञ था। और जब फ्रांस ने विदेशियों के साथ लड़ाइयाँ शुरू की तो उसमें इसकी जो नौसेना की विशेषज्ञता थी उसका फ़ायदा फ्रांस को मिला। जहाँ तक डायरेक्टरी में सहयोग का मामला है, यानी निर्देशक मंडल में ये किसका साथी था इसका मामला है, तो ये इसने हमेशा कारणों का सहयोग दिया। ये कारणों का निकट सहयोगी था। पांचवा और अंतिम जो डायरेक्टर चुना गया उसका नाम था कारणों। कारणों का वर्णन हम पीछे के चैप्टर में भी कर चुके हैं कि किस प्रकार जब फ्रांस के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बना था तो उस संयुक्त मोर्चे से लड़ने की जिम्मेदारी इस कारणों को ही दी गई थी और उसे जो था फ्रांस की जो सुरक्षा का प्रबंधक कहा गया था। और उसके बाद में जब उसने उस संयुक्त मोर्चे की सेना को तितर बितर कर दिया तो उसे विजय का प्रबंधक भी कहा गया था। यह मूल रूप से सेना में कैप्टन था, यानी फ्रांस की आर्मी में कैप्टन रह चुका था और रोबस्पियर का प्रबल विरोधी था। कारणों को डायरेक्टरी में जो स्थान मिला वो संजोग से मिला, क्योंकि पुरातनों की सभा यानी जो काउंसिल ऑफ एंसेंट्स थी उसमें उसने एबेसियस को पद पर चुना था, परंतु उसने अपने पद को स्वीकार नहीं किया और एबेसियस के पद स्वीकार नहीं करने के कारण काउंसिल कारणों को मौका मिला और इस प्रकार कारणों इसमें निर्देशक मंडल में शामिल हुआ। तो ये 5 डायरेक्टर्स थे जिनका चुनाव इस संविधान के अंतर्गत किया गया। कहा जाता है कि जब वो परिस्थितियाँ उस समय बनी थी उस समय फ्रांस की स्थिति बहुत ख़राब थी और यही कारण है कि इन डायरेक्टर्स को न केवल गृह विभाग में बल्कि विदेशी मामलों में भी कड़े परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, खासकर फ्रांस में भूखमरी की स्थिति थी और विदेशी मामलों में अगर हम विदेशों मोर्चे की बात करें तो फ्रांस के समय उसमें फ्रांस में इससे पहले गठित जो संयुक्त मोर्चा था, प्रथम संयुक्त मोर्चा, वो तितर भी हालांकि हो चुका था और प्रशा, स्पेन और हॉलैंड ने फ्रांस से संधि विराम कर लिया था और उन्होंने युद्ध से हट गए थे। परंतु इसके बावजूद भी ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया
दोनों अभी भी एक मोर्चा बनाकर फ्रांस से लोहा लेने के लिए तैयार थे, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे। और इसके साथ ही सार्डिनिया और इटली के कुछ छोटे छोटे राज्य भी फ्रांस से युद्ध करना चाहते थे। इसलिए विदेशी मोर्चे के ऊपर स्थितियां खराब थी, साथ साथ घरेलू मोर्चे पर स्थितियां खराब थी। और दुर्भाग्य से जो निदेशक मंडल चुना गया, वो निदेशक मंडल कोई विशेष नैतिक रूप से योग्यता धारक नहीं था। और उन्होंने यहाँ पर फ्रांस की व्यवस्था को सुधारने के स्थान पर अपने खुद के जो उन्नति के लिए प्रयास किए। उन्होंने इस कारण से फ्रांस की आंतरिक घरेलू स्थिति जो थी उसमें भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा बोलबाला हो गया। और कहा जाने लगा कि पैसा देकर इन डायरेक्टर से कुछ भी काम करवाया जा सकता था। तो एक प्रकार से आंतरिक मामलों में अव्यवस्था की स्थिति थी और बाहरी मामलों में इसने ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध लड़े। और इसके लिए 3 अलग अलग सेनापतियों को भेजा गया जो ब्रिटेन से लड़ाई लड़ने के लिए गए, ऑस्ट्रेलिया से लड़ाई लड़ने के लिए गए और इटली से लड़ाई लड़ने के लिए गए। और इनमें इटली पर अधिकार करने के लिए जिस व्यक्ति को भेजा गया उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। और वहाँ पर उसने बड़ी अच्छी सफलताएं प्राप्त की। और सफलताएं प्राप्त करने के बाद में जब उसे लगा कि अब फ्रांस की जनता डायरेक्टरी के शासन से परेशान हो चुकी है, तो उसने अपनी गद्दी प्राप्त करने का फैसला किया, फ्रांस की गद्दी को प्राप्त करने का फैसला किया। और उसने 18 और 19 ब्रूमेर यानी 9 व 10 नवंबर 1799 ईस्वी को नेपोलियन ने अपने भाई के सहयोग से काउंसिल के अंदर शक्ति के द्वारा तख्ता पलट कर दिया और काउंसिल के शासन, डायरेक्टर्स के शासन का अंत कर दिया गया। इस घटना को कूप द एटेट कहा जाता है। और इसके बाद एक नई व्यवस्था बनाई गई जिसमें नेपोलियन के साथ साथ 3 काउंसिल बनाए गए जिसमें नेपोलियन को प्रधान काउंसिल बनाया गया। और एक नए संविधान का भी निर्माण किया गया जिसके 4 प्रमुख अंश थे, जिसमें काउंसिल ऑफ स्टेट और ट्रिब्यूनेट और व्यवस्थापिका और सीनेट। और इस प्रकार से नेपोलियन प्रधान काउंसिल बन गया और आगे जाकर नेपोलियन एक प्रकार से फ्रांस का सर्वेसर्वा बन गया। और आगे जाके बाद में उसने अपने आप को फ्रांस का शासक घोषित कर दिया। और इस प्रकार फ्रांस की क्रांति जो एक राजतंत्र के पतन के साथ हुई और गणतंत्र की स्थापना, और उसके बाद फिर से राजतंत्र की तरफ चल पड़ी। आशा है आपको ये चैप्टर समझने में सहायता मिली होगी। धन्यवाद।